700 साल पुरानी एक ऐतिहासिक कहानी को आज आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे आपने अब तक सुना नहीं होगा। बिहार से भागा मैथिल ब्राह्मण नेपाल में बन गया राजगुरु। जी हां, सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह मैथिली ब्राह्मणों के एक पूरे समूह की कहानी है। यह समूह तुर्क आक्रमणों से बचने के लिए हिमालय की शरण में भागा था। काठमांडू घाटी यानी आज के नेपाल वहां पहुंच गया था और वहां बिल्कुल 3 अलग अलग हिस्सों में बंट गया। अलग अलग उसकी पहचानें बन गई। एक समूह नेवार समाज का राजोपाध्याय बनकर नेवार राजवंश का यानी काठमांडू के तब के राजाओं का राजगुरु बन गया। दूसरा खस पहाड़ी ब्राह्मणों के उपाध्याय समाज में समाहित हो गया, जो कि गोरखा दरबार यानी शाह राणा वंश के पुरोहित बन गए। और तीसरा समूह आज के मधेसी मैथिल ब्राह्मणों में शामिल हो गया, जो कि नेपाल की तराई में रहते हैं। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और तब के झा मिश्र जो सरनेम थे आज नेपाल में किस नाम से जाने जाते हैं, उनके क्या सरनेम बन गए हैं, इसी इतिहास की पूरी परतें आज खोलूंगा इस वीडियो में। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। और आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है बिहार से भागा मैथिल ब्राह्मण नेपाल में बन गया राजगुरु। कहानी शुरू होती है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में ज्ञान और तर्क के केंद्र मिथिला से। वहां के मैथिली ब्राह्मण मिश्र, झा, ठाकुर आदि सरनेम के जो ब्राह्मण थे अपनी विद्वता के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। वे दक्षिण भारत के कर्नाटक वंश के राजाओं के पुरोहित और सलाहकार भी बने थे। जब कर्नाटक वंश पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो वह राजवंश खत्म हो गया। मैथिल मूल के ब्राह्मणों के सामने केवल एक ही लक्ष्य था, अपना ज्ञान और सामाजिक स्थिति बचाना। उन्होंने अपना ज्ञान, अपनी पोथियां और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बिना देर के उत्तर की ओर हिमालय की शरण लेने का फैसला किया। जो कि मैथिल से कर्नाटक गए थे, अब उनको हिमालय की शरण में जाना पड़ गया था। कर्नाटक वंश, जो कि कर्नाट वंश भी कहा जाता है, 11वीं और 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के कुछ भागों, मुख्यतः आधुनिक कर्नाटक, आंध्र तथा तमिलनाडु के सीमावर्ती क्षेत्रों में शासन करता था। इसका मूल चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल वंशों से जुड़ा था। 13वीं शताब्दी के अंत तक यह वंश कमजोर हो चुका था। हरिसिंह देव या हरिहर देव या हरि सिंह इस वंश के अंतिम उल्लेखनीय शासक थे। फरिश्ता तथा अन्य मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार 1323-24 में मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल काकतीय को जीतने के बाद कर्नाट क्षेत्र पर आक्रमण किया। हरिसिंह देव की सेना पराजित हुई और राजधानी संभवतः दोरा समुद्र या हलेबीद के निकट था, पर दिल्ली की सेना ने कब्जा कर लिया। 1327 तक पूरा क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन आ गया था। हरिसिंह देव के पतन के साथ ही दरबार के अनेक लोग उत्तर की ओर भागे। इसका मुख्य कारण था हिमालय की तलहटी में नेपाल पहुंचना, जो कि अपेक्षाकृत सुरक्षित था। इनसे मिश्र, झा जो मैथिल मूल के थे वो भी शामिल थे। दरबार में ये विद्वान और पुरोहित के तौर पर स्थापित थे। आज के नेपाल के प्राचीन अभिलेख में लिखा है कि कर्नाट से आए ब्राह्मण और क्षत्रियों को हरिसिंह देव का दल माना जाता था। हरिसिंह देव दल के नाम से पुकारे जाने वाले लोगों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, कायस्थ भी थे और भी थे। उनके बारे में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी बात सिर्फ मैथिल ब्राह्मणों की। हिमालय की शरण में पहुंचकर काठमांडू घाटी पहुंचकर ये ब्राह्मण लोग एक साथ नहीं रुके। उनकी जरूरतें और उनकी मंजिल अलग अलग थी, जिसमें 3 दिशाओं में बट गए और हमेशा के लिए उनकी पहचान भी बदल गई। एक घाटी मार्ग था काठमांडू घाटी का, और वहां पर उनकी पहचान बदल गई नेवार राजोपाध्याय, और ये मल्ल राज दरबार में पहुंच गए थे। और दूसरा था पहाड़ी मार्ग, पश्चिमी और मध्य पहाड़ियां हिमालय की, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं से जुड़ी हैं, जो कि नेपाल का हिस्सा है। और वहां पर एक खस पहाड़ी समाज में भी घुल मिल गए। वहां ये गोरखा शाह वंश के पुरोहित भी बन गए और योद्धा समूह में भी शामिल हो गए। जबकि तराई क्षेत्र में पहले से मौजूद मैथिलों के साथ ये रहने लग गए और इस तरह वे मधेसी ब्राह्मण
कहलाने लग गए, जो कि मूलतः मैथिली संस्कृति से ही जुड़े थे। इतिहासकारों के अनुसार जो ब्राह्मण सबसे पहले सीधे काठमांडू घाटी पहुंचे, उनका भव्य स्वागत हुआ। वहां के मल्ल राजाओं को सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी और पुरोहितों की जरूरत थी। मल्ल शासकों ने इन ब्राह्मणों को शाही सलाहकार और राजगुरु का पद दिया, लेकिन यहां इनको एक कीमत चुकानी पड़ी। इनकी पहचान बदल गई। मिश्र उपनाम बन गया जोशी, राज ज्योतिषी या राजोपाध्याय, जो कि शाही गुरु का पद था। लोक कथाओं में भी कहा जाता है कि नेवारी भाषा में मिश्र का उच्चारण मुश्किल था और इस तरह मिश्र से मूल शब्द भी बना और जो कि बाद में जोशी बन गया था। ये राजोपाध्याय ब्राह्मण आज भी नेवार समुदाय के ही विशेष पुरोहित होते हैं। यानी बिहार से गया कर्नाटक और कर्नाटक से आया एक ब्राह्मण मैथिल काठमांडू घाटी आकर राजगुरु बन गया, लेकिन उनकी सीमाएं नेवारों तक सीमित हो गई, यानी वे नेवार समाज का हिस्सा बन गए। हालांकि इस समुदाय में यानी जो राजोपाध्याय है उसमें आज के उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत के अन्य हिस्सों से भी गए ब्राह्मण शामिल हैं। कर्नाटक राजवंश के पुरोहितों और अन्य जो विद्वान थे, उनका जो दूसरा समूह पहाड़ों की ओर आया था, हिमालय की शरण में आया था, वह भी दूर दराज पहाड़ों तक पहुंच गया। यह ब्राह्मण उन इलाकों में पहुंचे जहां राजपूतों से लोग क्षत्रिय या ठकुरी समाज में समाहित हो गए थे और वे अपनी सत्ता स्थापित करे थे। इन योद्धाओं को अपनी क्षत्रिय स्थिति को बैठ करने के लिए शुद्धता स्थापित करने वाले ब्राह्मणों की जरूरत थी और इन ब्राह्मणों ने क्षत्रियों के पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया था और इन्हें उपाध्याय की उपाधि मिली। यहां भी एक बात साफ कर दूं कि उपाध्याय समाज में जो ब्राह्मण है नेपाल के, जो सबसे उच्च ब्राह्मण माने जाते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश जो आज का है या बिहार है या अन्य क्षेत्रों के गए ब्राह्मण भी शामिल हैं। सिर्फ मैथिल ही नहीं है, लेकिन मैथिल समाज की मैं बात कर रहा हूं। और जब नेपाल में गोरखा राजवंश का उदय हुआ और पृथ्वीनाथ शाह ने गोरखा साम्राज्य का विस्तार किया, तो इन उपाध्याय ब्राह्मणों को उन्होंने राजगुरु और दरबारी ज्योतिषी के रूप में स्थापित किया। इन ब्राह्मणों ने भी पूरी पहाड़ी खस संस्कृति को अपनाया। आचार्य, पौड़ेल, अधिकारी जैसे उपनाम वाले पहाड़ी ब्राह्मणों के पूर्वजी इसी लहर का हिस्सा थे। इसमें गढ़वाल से आए भी ब्राह्मण शामिल थे। हालांकि कुमाऊं से गए ब्राह्मण जो कि आज के नेपाल में गए थे, उनको कुमै बाहुन कहा जाता है और गढ़वाल से गए ब्राह्मणों को पूर्विया ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि ये नेपाल के पूरब के हिस्से में बसे थे। यहाँ पे बात साफ कर दूं कि भारत में जिस तरीके से पूर्विया लोग बनारस और उस क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है, नेपाल में दूसरा कॉन्सेप्ट है। जो लोग कर्णाली से पूरब की तरफ बसे थे वो पूर्विया ब्राह्मण कहे गए। इस तरह कह सकते हैं कि नेपाल में जो ब्राह्मणों का उच्च वर्ग है उसमें ये मैथिल समाज के लोग भी शामिल हो गए थे और पहाड़ी समाज की सबसे उच्च जाति के रूप में इन्होंने अपनी जगह बनाई और नेपाल की सत्ता में की रीढ़ बन गए। और तीसरा जो समूह था वह मधेश समाज में, आज का जो मधेश है उसमें ही समाहित हो गया। हालांकि यह पहले से मैथिल ब्राह्मण थे और आज भी आधा मैथिल भारत में और कुछ हिस्सा नेपाल में। तो जो तीसरा समूह था वो अपने प्राचीन समूह में शामिल हो गया और इस तरह वह आज के मैथिल या जो मधेश समाज है उसका हिस्सा बन गया था। लेकिन एक बात यह भी जानने की है कि सभी लोगों के सरनेम राजोपाध्याय या पहाड़ी सरनेम नहीं बने। बहुत से लोगों के उपनाम आज भी नेपाल में मिल जाते हैं। इसमें झा, मिश्रा, शर्मा, तिवारी आदि हैं। ये सब मैदानों से गए यानी उत्तर प्रदेश, बिहार से गए या कर्नाटक से आए मैथिल ब्राह्मण भी शामिल हैं। खासतौर पर मधेश समाज जो है उसमें तो वही सरनेम मिलते हैं जो भारत में मिलते हैं और नेपाल के मधेसी ब्राह्मण कहलाते हैं। इनका सांस्कृतिक संबंध आज भी भारत के बिहार से अटूट है और ये खस ब्राह्मण जो पहाड़ी हैं या नेवार ब्राह्मणों से अलग अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं और प्रवास की राह में इन्होंने अपनी नई पहचान बना दी। तो यह कह सकते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं के भय से भागा मैथिल ब्राह्मण नेपाल के 3 अलग अलग समाजों का हिस्सा बन गया, जो नेवार या खस या मधेसी समाज में समाहित हो गए थे। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत।